अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल रशीद ख़ान है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज मैं बात करना चाहूँगा डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद, उस पे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक मुख्तलिफ अंदाज सोचने का ज़हनी सेहत के हवाले से। पहली बात तो ये है कि वायलेंस, तशद्दुद घर में किसी भी किस्म का वो गलत है, वो नाजायज़ है, वो कानूनी तौर पे गलत है, वो इखलाकी तौर पे गलत है, उसका कोई जवाज़ नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे मैं आज एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, एक साइकियाट्रिस्ट के हवाले से बात करना चाहूँगा कि मेरी ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं जहाँ पे हमें वायलेंस को एक मुख्तलिफ अंदाज से देखना चाहिए। और एक विक्टिम होता है और एक ऑप्रेसर होता है। एक वो इंसान जो वायलेंस कर रहा होता है और दूसरा इंसान जो तशद्दुद सह रहा होता है। उन दोनों की ज़हनी सेहत पे क्या असरात पड़ते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ साइकियाट्री। हम एक पेशेंट देख रहे थे, एक खातून थी, वो हमारी ओपीडी में आई। उन्होंने अपना मसला बयान करना शुरू किया। डिप्रेशन के सिम्टम्स वाज़े होना शुरू हो गए, उनकी नींद ख़राब थी, भूख नहीं लगती थी, दिल उदास रहता था, रोना आता था, गुस्सा निकलता था बच्चों पे। जब हमने वजह मालूम करना शुरू की तो उन्होंने बताया कि उनके घर में बेशुमार माशी मसाइल हैं, माशरती मसाइल हैं। उनके जो शौहर हैं वो रक्षा चलाते हैं, बहुत गुस्से वाली उनकी तबीयत है, बच्चों पे गुस्सा निकालते हैं, चीज़ें फेंकते हैं। उन खातून ने बताया कि उन्हें वो मारते हैं, जब तशद्दुद करने पे आते हैं उनको समझ नहीं आती, ऊंची गालियां देते हैं, हाथ उठाते हैं, चीज़ें मारते हैं। मैं फिर बताता चलूं कि इस किस्म के रवैये की इसका कोई जवाज़ नहीं बनता। लेकिन जब ये बातें करना शुरू की तो ज़ाहिरी बात है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे थे उनके भी जज्बात जो थे वो गुस्से से भर गए। उनके शौहर के बारे में यकीनन एक इंसान होने के नाते एक गुस्से, एक नफ़रत के जज्बात पैदा हुए। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। उनकी इजाज़त से हमने उन खातून के शौहर को फिर कमरे में बुलवाया और उनकी मौजूदगी में उनके शौहर से बात करना शुरू की। ये एक बहुत हसास और बहुत सेंसिटिव मामला था। हम ये नहीं चाहते थे कि हम एज ए डॉक्टर कोई ऐसी बात कर दें जिसकी वजह से कल को ये जो खातून हैं ये हस्पताल ना आ सकें या इनका इलाज जो होना है उसमें कोई रुकावट आए। तो हमने पहले तो एक्सप्लेन किया कि इनको डिप्रेशन की बीमारी है, किस किस्म की दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। फिर बहुत सेंसिटिवली उनके शौहर से पूछना शुरू किया कि क्या घर में कोई परेशानियां हैं, क्या घर में कोई ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से इनकी कंडीशन ऐसी हो रही है। तो आप यकीन करें कि वो जो साहब थे जिनके कंधे झुके हुए थे, जो कि एक कुर्सी छोड़ के अपनी बीवी के वो बैठे थे, उन्होंने धाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया। और वो कहते गए कि डॉक्टर साहब मुझे नहीं समझ आती कि मेरे साथ क्या होता है। जब मुझे गुस्सा आता है मैं चीखता हूँ, मेरी सड़क पे लड़ाई होती है, मेरी अपने ग्राहकों के साथ लड़ाई होती है। जब मैं घर आता हूँ वो जो सारे दिन की परेशानी है वो घर पे बीवी पे निकलती है, बच्चों पे निकलती है। मैं इसको नहीं मारना चाहता, मैं इसको नहीं इससे लड़ना चाहता, लेकिन मेरे बस में नहीं होता। और यकीन करें जब उनसे पूछना शुरू किया तो ये तमाम डिप्रेशन की बीमारी के सिम्टम्स हमें उनमें भी नज़र आए। और ये एहसास हुआ कि वो अपनी बीवी से ज़्यादा वो परेशान है, अपनी बीवी से ज़्यादा डिप्रेशन की बीमारी का वो शिकार हैं। खैर उनको भी दवाई शुरू करवाई, उनका भी इलाज शुरू हुआ और मुझे अभी तक याद है कि 3-4 महीने लगे जहाँ पे दोनों की सेहत बेहतर होना शुरू हो गई। वो खातून भी हमारी ओपीडी में आती रहीं, उनकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई।
ان کے شوہر بھی جب انہوں نے آنا شروع کیا تو انہوں نے بتایا کہ دوائی کی وجہ سے ان کو نیند آنا شروع ہو گئی ہے، ان کا غصہ کم ہو گیا ہے، ان میں برداشت بڑھی ہے، ان کا موڈ پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ حالانکہ زندگی کے مسائل، زندگی کے حالات، معاشی مسائل سب اسی طرح تھے، لیکن وہ جو ڈپریشن جس نے بالکل ان کو ناکارہ بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے رشتے، کام، صحت، ہر چیز متاثر ہو رہی تھی، وہ چیز بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ یہ کہانی بتانے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں، ایز اے ہیلتھ پروفیشنل، ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل، یا پھر جو پالیسی میکرز ہیں جنہوں نے ذہنی صحت کے حوالے سے پالیسی بنانی ہے اس ملک میں، ان کو ان سب فیکٹرز کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جو انسان کسی بھی غلط کام، غلط بیہیویئر میں انوالو ہو رہا ہوتا ہے، اس کی کچھ محرکات ہوتے ہیں، کچھ اس کے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں۔ ان کو جب تک نہیں دیکھا جائے گا، جب تک ہیلتھ کے اوور آل تصور کو نہیں دیکھا جائے گا کہ جہاں پہ ہم نے پریونشن بھی کرنی ہے، یعنی احتیاط بھی کرنی ہے، پرہیز بھی کرنی ہے، اور ساتھ میں علاج بھی کرنا ہے، جب تک یہ سب چیزیں ساتھ نہیں چلیں گی، آپ بے شک سزائیں بھی رکھیں، آپ لوگوں کو پنش بھی کریں، یہ بہت ضروری ہے، لوگوں میں خوف ہونا چاہیے قانون کا، تشدد کسی بھی طرح جائز نہیں ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کو ٹریٹمنٹ کا، ان کو علاج کا بھی حق حاصل ہونا چاہیے، اس چیز کو سٹگما نہیں بنانا چاہیے، اس چیز کا ان کو بار بار الزام نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان کو ریہیبلیٹیشن کی طرف، ان کو علاج کی طرف لانا چاہیے، تاکہ ایک خاندان بچ سکے، بچوں کی پرورش بہتر ہو سکے، اور وہ اپنی زندگی کو بہتر طور پہ ان کے مسائل کو وہ حل کر پائیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔